नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, तुहिन सिन्हा जी। तुहिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला बातचीत के लिए। तुहिन जी लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं। देश के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख भी छपते रहते हैं। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और तुहिन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी नीत भाजपा नीत जो गठबंधन था वहां महायुति। जी। तो इसके जो है दूरगामी परिणाम क्या होंगे, और राष्ट्रीय राजनीति के लिए पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और विपक्ष उसे चलने नहीं दे रहा है, बार बार उसे डिसरप्ट कर रहा है, क्या ये जो डिसरप्शन हो रहा है, क्या ये भी उसका आउटकम है? ये क्या उनकी बौखलाहट का जो है प्रतीक है? नमस्ते अरुण जी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जीत के बाद विपक्ष बौखलाया भी है और पूरी तरह से मेरे ख्याल से निरुत्साह हो गया है। 4 जून को पता नहीं इनको ऐसा लगा कि ये इन्होंने कौन सी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली या क्या उपलब्ध कर लिया, क्योंकि जब 99 सीटें इनको प्राप्त हुई, राहुल गांधी 99 के दीवानेपन से उभर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, 240 सीटें जो है उसको हमारी हार बता रहे। पिछली बार अगर आप देखें 240 सीटें कांग्रेस को कब मिली थी? 1984 में मिली थी। और जो 99 सीटें उनको मिली है, पिछली बार हमें 99 से कम कब मिली थी? 1989 में मिली थी, 35 साल पहले। तो ठीक है, दिल को बहलाना अच्छी बात होती है, लेकिन उस दिल को बहलाने के चक्कर में निश्चित रूप से वो काम करना बंद कर दिए थे, और जो काम कर रहे थे वो विकृति का काम था। समाज को बांटने का, हिंदू समाज को बांटने का, देश को बांटने का। तो ये जो बहुमत, ये जो भव्य बहुमत महाराष्ट्र में प्राप्त हुई है भाजपा भाजपा के नेतृत्व में महायुति को, इसमें 3-4 बातों का संकेत आपको मिलता है। एक तो जो विभाजनकारी मानसिकता है कांग्रेस की, उसको पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। दूसरा, जो उनकी आर्थिक आर्थिक अराजकता की राजनीति है, जो हमने देखा है हिमाचल में, जो हमने देखा है कर्नाटक में, उससे परहेज है जनता को। जनता विश्वास नहीं करती है कांग्रेस पार्टी में, उनके गारंटीज में विश्वास नहीं करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जो महाराष्ट्र में और मुख्य तौर पर मुंबई और बड़े शहरों में, अन्य बड़े शहरों में पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में देखा है। देखिए, जो मुंबई का इस वक्त पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो एक मेट्रो रेल नेटवर्क तैयार हुआ है, जो कि बहुत कठिन था। कुछ जगहों पर वो जमीन से 50 फीट नीचे खोदा गया है, तो कुछ जगहों पर उसको ओवरहेड, वो फ्लाईओवर के तौर पर है। तो मेरे ख्याल से इस भव्य मेट्रो निर्माण, इस भव्य मेट्रो नेटवर्क का निर्माण, कोस्टल रोड का निर्माण, इन सब ने जो है महाराष्ट्र और मुंबई, विशेष तौर पर मुंबई का जो है नक्शा बदल दिया है। और ये सब रोकने का काम अगाड़ी सरकार ने 2.5 सालों में किया था। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को रोका था इन्होंने। जो धारावी रीडेवलपमेंट है, उस पे तरह तरह के अपने क्लॉजेस ला के अपने लोगों को उसको उसको भी डिरेल करने की कोशिश की थी। तो महाराष्ट्र की जनता ये मान चुकी है कि विश्वसनीयता का प्रश्न जहां पर होता है, भाजपा और महायुति कांग्रेस पार्टी से कहीं आगे है। इसके राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या संकेत हैं, तुहिन जी? देखिए, कई बार अगर ये कांग्रेस फाइनेंशियल को, मार्केट। विपक्ष को कुछ सबक सीखने की जरूरत है। दूसरा, क्या एक जो भाजपा का थोड़ा सा लग रहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मनोबल जो है, कांग्रेस जो के अगुवाई में जो विपक्ष था वो काफी अग्रेसिव नजर आ रहा था। और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता, उनका थोड़ा सा मनोबल जो है वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कमजोर हुआ है। हालांकि एक तीसरी अनप्रेसिडेंटेड टर्म नरेंद्र मोदी जो है उन्हें मिली, जो कि देखिए, निश्चित रूप से अगर हम, हमारी सीटों की संख्या में थोड़ा सा गिरावट आया था 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी ऊर्जा कम रही होगी। हो सकता है कि गर्मी के
गर्मी के मौसम में हो रहा था, जब तापमान कई जगहों पे 45 डिग्री से ऊपर था। हो सकता है ये कारण रहा हो। इंग्लिश में एक टर्म है लॉयल्टी फटीग। जब आपको परिणाम पता होता है तो कई बार आप उतना मेहनत नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो कॉम्प्लेसेंस, हो सकता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में रही हो। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के एवज में पूरे समाज को, पूरे देश को बांटने का काम किया। देखिए, हमने, आरएसएस ने भी ये स्पष्ट किया कि वैचारिक तौर पर हम कास्ट सेंसस का विरोध नहीं करते हैं अगर वो सकारात्मक कारणों से किया जा रहा हो, अगर वो ग्रोथ को मापने के लिए किया जा रहा हो। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति कुछ ऐसी जहर उगलने वाली हो गई थी कि वो उन्होंने आर्मी तक को नहीं बख्शा था। लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक बयान था कि अग्निवीर स्कीम केवल इसलिए लाया गया है ताकि ऊंची जाति के जो लोग हैं वो अफसर बने, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको अग्निवीर बनाकर शहीद कराएगा। उन्होंने मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स को नहीं छोड़ा। 54 वर्षीय जो राहुल गांधी है, वो 21-22 वर्ष की युवतियों का जो है वो कास्ट जानने की जिज्ञासा उनकी खत्म नहीं हो रही थी। उन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 चल रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश में एक जगह पर एक पत्रकार पिटा जाता केवल उनकी बातों के कारण, जब उन्होंने कहा कि आप अपने सरनेम के कारण जो है आप पेपर के मालिक नहीं है, या इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। तो कास्ट सेंसस की एवज में जिस प्रकार से वो बांटने का काम कर रहे थे, निश्चित रूप से हिंदू समाज में एक आक्रोश था कांग्रेस के प्रति। और वहां एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे जैसे स्लोगन्स जो है, जो आह्वान हमारे नेताओं के द्वारा था, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा था, निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक प्रभाव लोगों की सोच पे पड़ा, लोगों की साइकी पे पड़ा। हिंदू समाज जो है कांग्रेस को आज मुस्लिम लीग के तौर पर देखता है। अभी एक सीरीज आई है फ्रीडम एट मिडनाइट, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, सोनी जी लिव जी। पर। मैंने सातों एपिसोड देखे हैं, और कई बार जब मैं जिन्ना की वो एक जो द्वंद्व वाली मानसिकता देख रहा था, तो मुझे वर्तमान कांग्रेस की याद आ रही। तो निश्चित रूप से हिंदू समाज जो है पिछले 5 महीनों में मेरे ख्याल से 240 जो सीटों तक हम सिमट गए थे। तो हिंदू समाज ने भी आत्मनिरीक्षण की कि क्या वजह हो सकती थी, और मेरे ख्याल से एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ हिंदू समाज एक बार फिर से पार्टी के साथ, भाजपा के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आगे अगर आप इससे पूछे कि दूरगामी परिणाम क्या होंगे, देखिए मैं एक फाइनेंशियल मार्केट की एनोलॉजी देता हूँ। बेयर मार्केट में जो स्टॉक होते हैं वो अक्सर जो है, मतलब हो सकता है एक दिन 5% बढ़ जाए, लेकिन उससे जो है लोग बड़े चकमा, बड़े धोखे, वो जो इन्वेस्टर है उनको धोखा हो जाता है। पेनी स्टॉक्स। हाँ, पेनी स्टॉक या कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो हाँ। बेयर मार्केट में तो जब 5% 10% बढ़ते हैं तो निवेशक उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं तो 50% गिरते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का हाल आज कुछ ऐसा ही है। और स्टॉक्स वही अच्छे पढ़ते हैं जिनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं। जी। जो कंसिस्टेंटली, जो आप कह सकते हैं, अगर एनालॉजी हो तो बीजेपी जो है वो एक फंडामेंटल्स के मजबूत वाला स्टॉक है, इसलिए जो है वो लगातार जो है बढ़ रहा है। अब हम संसद के सत्र पर भी एक आते हैं। इस संसद के सत्र में दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो संसद का सत्र जो है वो विपक्ष जो है वो चलने नहीं दे रहा, और बार बार अभी भी जो अडानी के खिलाफ जो है, एक वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बल्कि मैं ये कहूंगा कि लगातार जो है वो मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है। क्या इसका कारण ये है कि कांग्रेस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, कांग्रेस आइडियोलॉजिकली जो है वो हार्ड लेफ्ट की तरफ जो है मुड़ चुकी है? ये भी एक चर्चा होती है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वहाँ जो उनके जो सलाहकार हैं, और जो वहाँ एक कोठरी है जिसने की जो थिंक टैंक के तौर पे काम कर रही है, वो आइडियोलॉजिकली जो है वो हार्ड लेफ्ट मानी जाती है। क्योंकि अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो या राहुल गांधी के भाषण सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि बेसी कि कोई मार्क्सिस्ट जो है वो एक तरीके से जो है, और वो भी रेडिकल जो मार्क्सिस्ट है, वो भाषण कर रहे हैं। और दूसरा, इसके साथ ही जो है वो ओसीसीआरपी, एक ऐसी संस्था जो मैं दर्शकों को बता दूं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करती है, ये दावा करती है उसके जॉर्ज सोरोस के साथ करीबी संबंध, और राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस, ओसी सीआरपी। ये खुलासा हाल ही में फ्रांस के एक जो है वो मीडिया पार्ट नाम के
जो है वो एक प्लेटफॉर्म ने किया कि किस तरीके से वेपनाइज किया जा रहा है इंफॉर्मेशन और मीडिया को। और उसमें भाजपा ने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी और भारत विरोधी अन्य शक्तियों के साथ जो है वो, हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। तो इस पे कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो आप एक थोड़ा सा इस मुद्दे को जरा एक्सप्लेन करें कि देखिए, पहले बीजेपी मैं स्टैंड क्यों नहीं अदानी के विषय पे आ जाता हूं, क्योंकि अदानी, गौतम अदानी एक ऐसे शख्स हैं जो कि सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अगर किसी पॉलिटिशियन से सबसे ज्यादा उनको लाभ मिला है तो वो राजीव गांधी है। और राजीव गांधी के काल में उन्होंने बड़े बिजनेसेस की शुरुआत की और वहीं उनकी जो है ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई। अच्छा, 2007 से 2012 तक का आप डेटा अगर देखें तो जो अदानी समूह है, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेंशन लगभग 76% का है, जो कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाधिक प्रतिशत जो क्रेडिट ग्रोथ है उनका था। तो किसकी सरकार थी उस वक्त? तो राहुल गांधी जिस वैमनस्य के साथ, जिस विंडिक्टिवनेस के साथ अदानी को टारगेट कर रहे हैं, उसमें उसका कारण क्या है वो वही बता सकते हैं। एंटी बिजनेस तो है ही वो। आज से 3 साल पहले तक वो दो व्यापारियों को टारगेट करते थे, एक के साथ सुलह हो गया शायद, तो अभी वो एक को करते हैं। वो चंदा नहीं मिल रहा है, क्या कारण है वो बता सकते हैं। लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि वो प्रधानमंत्री पर किस गुनाह पर, किस आधार पर आरोप लगाते हैं। केवल ये कहना कि प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ये तो लीगल टर्म्स में कोई आरोप हुआ ही नहीं। राहुल गांधी के मित्र तो ऐसे ऐसे हैं जो अगर गिनाना शुरू करें तो राहुल गांधी तो चलिए, मतलब ही इज अबव, उनको कोई नैतिकता उनके अंदर नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आजाद जो है वो स्वयं कह चुके हैं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस पार्टी से, कि राहुल गांधी गोज अब्रॉड एंड मीट्स ऑल काइंड्स ऑफ शेडी बिजनेसमैन। तो अदानी के विषय पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अदानी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बीजेपी जो है अदानी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को घसीटना और सरकार को घसीटना बिना किसी आधार का, ये कांग्रेस की जो एक शरारतपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। ये उनकी एंटी वेल्थ क्रिएटर्स मानसिकता को दर्शाता है। जैसा कि मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, डिफेंस कंपनीज की जो ग्रोथ हुई है पिछले 10 वर्षों में, 50 गुना जो है ऑर्डर्स बढ़े हैं, ऑर्डर बुक्स बढ़े हैं HAL और BEL के। तो क्या प्रधानमंत्री उसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं रहे? प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है डिफेंस सेक्टर को के बूम होने में। तो क्या आप प्रधानमंत्री को डिफेंस कंपनीज के एजेंट बताते हैं? क्योंकि ये कंपनियां तो बंद होने के कगार पर आ गई थी बंद होने के पिछले। कगार पे थी, और आज वो इतना बड़ा टर्न अराउंड हुआ है उसमें। अब OCCRP पे आते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग के आरोपों के आधार पर प्रधानमंत्री का नाम घसीटा था। अब जिस मीडिया कंपनी ने, मीडिया पार्ट ने उन पर आरोप लगाया है, वो OCCRP की तरह एक अपने खुद को जो है क्राइम रिपोर्टिंग, करप्शन रिपोर्टिंग संस्था बताती है या इंस्टीट्यूशन बताती है। तो राहुल गांधी को क्यों, उनके अंदर कौन सी ऐसी पात्रता है, कौन सी ऐसी विकृत पात्रता है कि उनको लगता है कि वो उनकी जवाबदेही शून्य है? उनको भी आके जवाब देना चाहिए। और इससे अगर आप परे जाएं, देखिए, राहुल गांधी की हरकतें पिछले कई वर्षों में संदेह के दायरे में, शक के दायरे में आती है। वो सवाल उठता है कि पहली बार भाजपा जो है इनको ट्रेटर कह रही है। मैं ट्रेटर नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी हरकतें कोई देश प्रेमी वाली तो है नहीं। अगर देश प्रेमी वाली हरकत होती तो डोकलम के समय वो राजनाथ सिंह जी जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे उनके पास जाते ज्ञान हासिल करने के लिए, या वो चाइनीज एम्बेसी में जाते? वो चाइनीज एम्बेसी पहुंच जाते कि मैं ज्ञान बटोरने आया था कि क्या चल रहा है बॉर्डर पर। इसी प्रकार से जब जब चाइना ने हम पर बॉर्डर पर हमला किया और हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, उसके बावजूद भी जो है वो, एक बेजिंग की न्यूज़पेपर है, मॉर्निंग टाइम्स है, या मुझे शायद नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो बेजिंग टाइम्स की रिपोर्ट को कोट करते हुए हमेशा भारत पर प्रहार करते थे। एक और इंस्टेंस मैंने 2 दिन पहले बताया था कि वो जब G20 समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की घोषणा होने वाली थी, उससे एक दिन पहले वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत करते जा रहे थे ब्रसल्स में। और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे मैसिमो कैस्टेल्डो नाम के एक इटालियन लेफ्ट विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हुई थी, जो यूरोप में ISI के प्लांट, ISI के एजेंट बताए जाते हैं। तो तरह तरह से उन्होंने भारत, एक एक लीडर ऑफ यूएस ऑपोजिशन में की, यूएस में इल्हान उमर से भी वो मिले थे। इलान इलान ओमर से मिले थे।
तब मिले थे जब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे। हम हर रोज उनसे कह रहे थे कि आप आर्टिकल 370 पर अपना अपना रुख स्पष्ट करिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया इल्हान उमर से मिलकर। उसी जब जेरेमी कॉर्बिन से मिले थे तो वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के तुरंत बाद मिले थे। जेरेमी कॉर्बिन जो यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका भी जो स्टैंड है कश्मीर पर, वो पूरी दुनिया जानती है, कितने भारत विरोधी हैं। और यही नहीं, देखिए पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर प्रहार हो रहा है, मंदिरों पर प्रहार हो रहा है, जो उन पर उत्पीड़न हो रहा है, उस पर राहुल गांधी की चुप्पी का कारण क्या है? निश्चित रूप से मोहम्मद यूनुस से उनकी नजदीकी है, जो इस वक्त वो खुलकर बयान नहीं कर सकते, लेकिन छुपाना भी नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति, जो परिवार इसराइल और हमास के युद्ध में पैलेस्टीनियंस की जानों को लेकर इतना चिंतित था, ये विचित्र नहीं है कि हिंदुओं की जानें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। पड़ोसी देश में जो है हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनके घर को लूटा जा रहा है, उस पर एक बयान नहीं आता है। और अब तो शशि थरूर का एक 2009 का ट्वीट अब पाया गया है, जिसमें कि वो खुलकर कह रहे हैं कि मेरे मित्र सोरोस से भेंट हुई और वो जो है कांग्रेस की नई सरकार पर उन्हें पूरा विश्वास है। और अब दिलीप मंडल जी ने बताया कि उसी उसी दौरे पर जॉर्ज सोरोस की भेंट राहुल गांधी से भी हुई थी, 2009 की बात। तो ये पुराने कनेक्शंस है, और इस वक्त जब कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल दयनीय है, तो ये आपस में मिलकर मोदी जी की सरकार को डिसमेंटल करने और डिसइंटीग्रेट करने का हर संभव प्रयास कर रहे तो क्या यही कारण है कि चूंकि अगर संसद चलेगी ठीक से, संसद में बहस होगी, और जैसी हमारी पहले भी चर्चा हुई है तो इनजी की ये बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक तरफ जो है विपक्ष ये कह रहे हैं कि ऐसे मंच नहीं है जहां पर कि जो है विरोध दर्ज कराया जा सके या जहां अपनी बात रखी जा सके, वो ये आरोप लगाते हैं कि, और दूसरी तरफ संसद में जहां पर बहस हो सकती है संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। और जो देखिए। आपने पूरी बातें बताई, तो हाँ क्या हाँ। यही है कि कांग्रेस जो है वो, और जो विपक्ष की अन्य पार्टी, वो बड़ी एम्बैरेसिंग, को खासकर कांग्रेस एम्बैरेसिंग पोजीशन में होगी अगर पार्लियामेंट चलेगी तो, और देखिए इस कि वजह से कई चलने दे रहे। कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट, पिछले जो लोकसभा का टर्म था 2019 टू 2024 के बीच, उसमें कई दफा पार्लियामेंट जो है वो रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद तक बैठी हुई थी। 3 या 4 ऐसे पार्लियामेंट के सत्र थे जिसमें उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो थी 100% प्लस थी। तो पत्रकार भी ऐसा। परेशान। मैं थोड़ा हल्का एक लाइटर भी में बताता हूँ कि जो पार्लियामेंट कवर करने वाले पत्रकार हैं दिल्ली में, वो खुद बड़े परेशान हो गए थे जो है जिस तरीके से जो है सेशन चल रहा था। मतलब उन्हें अच्छा भी लग रहा था, उनके लिए भी एक मैंने खुद पार्लियामेंट कई सालों तक कवर की है, तो एक जी। प्लेजेंट वो भी था। लेकिन दो दो तीन तीन रिपोर्टर्स की ड्यूटी जो है, पहले एक रिपोर्टर की ड्यूटी लगती थी, तो हाँ एक हाँ। दिन में दो दो तीन तीन रिपोर्टर्स की ड्यूटी लगानी पड़ रही थी, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन इतना लंबा चल रहा था और इतना जी। प्रोडक्टिव था। जी। तो अगर सरकार की मंशा ये होती कि पार्लियामेंट नहीं चलाना है, तो 12 1 बजे रात तक हम क्यों बैठते? ये नया पार्लियामेंट जो 900 करोड़ रुपए पर, जो कि बहुत कम है, इस पार्लियामेंट का जो है कांग्रेस इससे कहीं ज्यादा खर्च करती यदि बनाती तो। अब इतना भव्य नया पार्लियामेंट बना है, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है पूरी तरह से। अगर सरकार को जो है पार्लियामेंट में नहीं आना होता तो क्यों इन्वेस्ट करती? देखिए, कांग्रेस का ये पुराना रवैया रहा है, सरकार से जब वो बाहर होते हैं तो जल बिन जो मछली होती है उसकी तरह वो परेशान और व्याकुल हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी आई है कि अब महाराष्ट्र की जीत के बाद कोई भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रही है। तो संभल बजाय इसके कि वो संभल का विषय उठाते और समाजवादी पार्टी को महत्व देते, उन्होंने अदानी से ऊपर वो उठ नहीं पा रहे थे। ऐसे में संभल की बाजी जो है समाजवादी पार्टी लेकर आगे निकल। अब जो है कांग्रेस पार्टी व्याकुल होकर नए नए तरीके ढूंढ रही है कि किस तरह से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को बंद करे, किस तरह से उसमें रुकावट डाले, जिससे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर जो मतभेद उत्पन्न हुई है वो नजर ना आए। अब आप देखिए, टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी को जो है नेतृत्व करना चाहिए इंडिया अलायंस का। तो कांग्रेस अपने आप में, कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। ईवीएम पर प्रश्न उठाने लगते हैं ये लोग, जैसे तो एक हार होता है ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन वहीं झारखंड में जल्दी से जो है मंत्री पद भी स्वीकार कर लेते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी आज झाड़ लगाई अब तो इन लोगों की, ईवीएम की। जब आप जीतते हैं तो तब ईवीएम आपके लिए ठीक है, जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम आपके लिए जो है वो खराब जी, है। अभी आज भूपेंद्र हुड्डा जी का भी बयान है कि 10 साल से जो है कोई संगठन नहीं था कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस हरियाणा में, इस कारणवश हमारी हार हुई है। तो ये जो लोग राहुल गांधी में अंधाधुंध निवेशित हैं अब तक, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार ईवीएम की थ्योरी निकालते हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार राहुल गांधी को कवर फायर देते हैं। अब पार्लियामेंट में जो है निश्चित रूप से इनके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो बहुत दुर्भाग्यवश है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए 16 बिल जो है पारित होने थे इस पार्लियामेंट सेशन में, मेरे ख्याल से 4 निकल गए हैं। 13-14 को बड़ी डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जो 16-17 को राज्यसभा में होगी। तो वो 4 दिन तो मेरे ख्याल से कम राहुल गांधी होंगे वहां पर, क्योंकि उनको बहुत कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बताना है सरकार को। सरकार उन्हें एजुकेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पर, और मेरे ख्याल से वो सुनने के लिए रहेंगे। लेकिन बाकी समय में बिल्स, जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, उनके रवैये के कारण, शरारतपूर्ण रवैये के कारण, बिना डिस्कशन के ये बिल पारित हो रही है। देखिए समय काम तो रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ, जहां जेपीसी का रिपोर्ट इस वक्त सबमिट होना था, वहां फिर से जो है विपक्ष ने अपने रवैये के कारण उसको विलंबित कर दिया वकफ पर जो होना था है। सबमिट। हाँ, जेपीसी का जो वक्फ बोर्ड का जी जी। वो रिपोर्ट आना था। और मैं ये देख रहा हूँ जो चिंताजनक है कि इस विलंब के साथ साथ जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, वहां वक्त को भी एक तरह से इंडिकेशन दी गई है कि आप और तीव्र गति से जितना हड़प सकते हैं जल्दी से हड़प जमीन। तो उनका भी जो है साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो उनके उनके भी जो हड़पने के की प्रक्रिया है उसमें एक तेजी आई है पिछले कुछ महीनों में। तो कुल मिलाकर मैं एक अंतिम प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि गोइंग अहेड जो है वो राजनीति का, आपको आने वाले समय में अभी दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव होंगे, हम लोग आपके साथ लगातार चर्चा भी करते रहेंगे। पर गोइंग अहेड आपको भारतीय राजनीति में, खासकर महाराष्ट्र के चुनावों के बाद, अभी उसके बाद, उन चुनावों के बाद ये एक संसद का सत्र हुआ है, भाजपा ने लगातार हरियाणा महाराष्ट्र ये दो इंपॉर्टेंट राज्य जीते हैं, झारखंड में जो है बीजेपी जो है वो नहीं स्कोर कर पाई बहुत अच्छा। और ये एक खुलासा भी हो गया जो है कि फिर से जो है सोरोस और राहुल गांधी और ओसीसीआरपी वाला। तो गोइंग अहेड जो है आपको क्या लगता है कि भारतीय राजनीति में क्या संकेत हैं? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर जनता का विश्वास अटूट है। इन, इन, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 2024 के बाद जनता में भी एक नई ऊर्जा आई है। उनको लगा है कि अगर थोड़ा सा और हम जोश में नहीं होते तो ये ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती जो पूरे देश में उपद्रव मचा रहे होते। बांग्लादेश में जो हुआ है उससे जनता में एक जागरण आया है। और मेरे ख्याल से हिंदू समाज जो है वो लंबे समय के बाद एक नई चेतना का आभास कर रहा है, एक नई जागरण उनमें आई है। लोग ये कहते हैं कि आप हिंदू समाज, केवल हिंदू समाज के बारे में चिंतित क्यों है, कि हिंदू समाज को बंटना नहीं चाहिए, बाकियों के बारे में नहीं, क्यों नहीं कहते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जब तक हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, एक नहीं होगा, ये देश एक नहीं हो सकता है। हम बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं। और जब हिंदू समाज एक होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा ही दृढ़ नहीं होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा ही फोर्टिफाइड और मजबूत नहीं होती है, देश में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आती है। ये इतिहास में हमेशा दर्ज है। और एक बार फिर जो है, मेरे ख्याल से जब देश बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और 2047 के विकसित भारत की गोल्स को चेज कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस मजबूती से महाराष्ट्र में आना, और चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, निश्चित रूप से 2019 पर इसका एक बहुत पॉजिटिव परिणाम 2019 के लोकसभा में पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं मुझे आशा है कि 2019 में आगे जाते जाते एक बार फिर वही परिणाम होंगे जो 2014 और 2019 में थे। आवाज आवाज चलिए। 2019 नहीं, 2000 दिस थिंग जो है वो 29 में। नहीं, 2029 में अच्छा हाँ, वही, 29 29 वो मुझे लगा 29 कि में 19 का। वही वही परिणाम दोबारा होंगे जो 2014 और 2019 में हुए थे।
जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुहिन जी। और धन्यवाद। दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपके तुहिन जी के लिए कोई प्रश्न है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उन्हें तुहिन जी तक ले जाएंगे और उनके उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुहिन जी के साथ हम लोग लगातार आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तुहिन जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद इस आया। कार्यक्रम से समय निकाला और इतने अच्छे से जो है सारी बातचीत जो है वो की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू।